हेलो एवरीवन, टॉप 500 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में एसएससी के अलग अलग एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है, द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड, द मेरियाना ट्रेंच इज लोकेटेड इन द। दुनिया की सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? तो यहाँ दो सवाल है कि दुनिया की सबसे गहरी खाई कौन सी है। तो यह है मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है और यह प्रशांत महासागर में स्थित है। जो मेरियाना ट्रेंच है यह गुआम, इसका लोकेशन जो है गुआम और फिलीपींस के बीच है। फिलीपींस के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोस्टल पार्ट सीवार्ड स्लोपिंग ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ द ओशियन विच इज स्ट्रक्चरली पार्ट ऑफ द मेनलैंड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इज कॉल्ड। महासागर के जल निकायों का तटीय भाग समुद्र की ओर ढलान वाला जो संरचनात्मक रूप से महाद्वीपों के मुख्य भाग का हिस्सा है क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय शेल्फ। यह महाद्वीप का वह भाग होता है जो समुद्र के नीचे फैला होता है और धीरे धीरे गहराई की ओर ढलता है, यानी समुद्र की ओर ढलान वाला होता है। अगला सवाल है, द मेन काउज ऑफ सुनामी इज। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है, ऑब्वियस है, समुद्र तल पर भूकंप। समुद्र के नीचे तीव्र भूकंप के कारण जो पानी होती है, समुद्र का पानी, वह तेजी रूप से ऊंची लहर के रूप में विस्थापित होता है। ऊंची लहर के रूप में विस्थापित होता है, जिसके कारण सुनामी होती है। हालांकि सुनामी के और भी कारण हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, उल्कापिंड के गिरने से, जैसे 2004 में हिंद महासागर में जो सुनामी आई थी, उन सब का यही कारण रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शक्ति केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच विभाजित होती है, एक से अधिक स्तर की सरकार, इसे क्या कहा जाता है? तो ऐसी सरकार को संघीय प्रणाली कहा जाता है, फेडरल सिस्टम, फेडरलिज्म कहा जाता है। इसमें सत्ता जो है केंद्र, राज्य और स्थानीय इकाई में संवैधानिक रूप से विभाजित होती है। इसके उदाहरण हैं, जैसे भारत का संविधान है या भारत की संघीय प्रणाली है, भारत, कनाडा, इस तरह के देश में यह प्रणाली लागू है। ठीक है। अगला सवाल, राइट टू वोट इज ए। मतदान का अधिकार। तो भारत में यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 326 के अंतर्गत इस प्रकार यह एक संवैधानिक अधिकार है जो कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को प्राप्त है। याद रखिएगा, यह मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक संवैधानिक प्रावधान है। कई बार क्वेश्चन में मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है, लेकिन ध्यान रखिएगा यह एक संवैधानिक अधिकार है। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर फ्रॉम द हाउस एवरी 2 ईयर्स। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, राज्यसभा जो है वह एक अस्थाई सदन है। यह पूरी तरह से कभी भंग नहीं होता है।
इसके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। प्रत्येक 2 साल पर एक तिहाई सदस्य रिटायर होते हैं। वैसे राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। ठीक है। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज लेट डाउन फॉर ए कैंडिडेट टू सीक इलेक्शन टू द लोकसभा। लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 84 के अंतर्गत लोकसभा के उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, 25 साल से अधिक होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, द मिनिमम एज ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, अभी लोकसभा के बारे में पढ़ा, तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु जो है यह भी आर्टिकल 84 के अंतर्गत इसके योग्यता के बारे में वर्णन है और इसमें राज्यसभा में आयु जो होती है वह 30 साल होती है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो चुनाव प्रणाली है उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। यह राज्य विधायिका के सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं। राज्य विधायिका के जो सदस्य हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा का चुनाव आम चुनाव होता है जिसमें प्रत्येक पब्लिक पार्टिसिपेट करती है, जबकि राज्यसभा के चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा राज्य विधायिका के सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं। अगला सवाल है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो यह अपने उपाध्यक्ष को, लोकसभा का अध्यक्ष अपने उपाध्यक्ष को इस्तीफा सौंपता है। उपाध्यक्ष इसे राष्ट्रपति तक भेजते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस्तीफा सौंपते किसे हैं, तो यह उपाध्यक्ष को सौंपा जाता है। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया लोकसभा। स्वतंत्र भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा का पहले अध्यक्ष 1952 में पहली लोकसभा बनी थी, तो 1952 में लोकसभा के अध्यक्ष जो थे वह जीवी मावलंकर थे, जिन्होंने भारत में लोकतंत्र की संसदीय परंपरा की नींव रखी। 1952 से लेकर 1956 तक जीवी मावलंकर लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में सुशोभित कर रहे थे। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। भारतीय संसद में कौन कौन से शामिल हैं? तो भारत का जो संसद है वह राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिलकर बनता है। दोनों सदन और राष्ट्रपति से मिलकर, यानी राष्ट्रपति का हिस्सा होना इसमें अनिवार्य है, क्योंकि राष्ट्रपति ही विधेयक का अनुमोदन करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, लोकसभा प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा और राज्यसभा अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाता है। हु प्रिसाइडेड ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा जन प्रतिनिधि का सदन है, इसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑब्वियस है, लोकसभा के अध्यक्ष की अध्यक्षता, लोकसभा की सदन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। सदन की कार्यवाही संचालित करना इनका प्रमुख कार्य होता है। साथ ही अगर टाई हो जाए तो लोकसभा अध्यक्ष है वह निर्णायक मत देते हैं। तो इसका राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला सवाल है, द एस्टीमेट कमेटी कंसिस्ट ऑफ। प्राकलन समिति या अनुमान समिति, इसके समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो एस्टीमेट्स कमेटी में 30 मेंबर ऑफ लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा के एक भी सदस्य नहीं होते हैं। अब इनका काम क्या है?
इनका काम है सरकारी खर्च और बजट अनुमान की जांच करना, साथ ही साथ यह सदन को वित्तीय प्रबंधन पर सलाह देता है। कौन है? प्राक्कलन कमेटी। संवैधानिक नाम है इसका प्राक्कलन समिति। अगला सवाल है द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी फिल विद इन। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति कितने समय में भरी जानी चाहिए? तो राष्ट्रपति के पद से संबंधित आर्टिकल 62 अनुच्छेद 62 में प्रावधान है राष्ट्रपति के पद की रिक्ति 6 महीने के भीतर भरना आवश्यक है। इस दौरान उपराष्ट्रपति जो हैं राष्ट्रपति के न होने पर राष्ट्रपति का कार्य संभालते हैं। 6 महीना के भीतर नया चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एडमिनिस्ट्रेटर्स द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो ओथ में भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। शपथ में संविधान की रक्षा और जनता की सेवा का वचन दिया जाता है। संविधान की रक्षा और जनता की सेवा का वचन शामिल होता है। औपचारिकता इसकी जो पदभार है वह पद ग्रहण से शपथ जो है वह पद ग्रहण से पूर्व लिया जाता है। क्लियर है? विच स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल और बाइसेमरल लेजिस्लेटर। किन राज्यों में विधान परिषद या द्विसदनीय विधायिका है? तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक में, यानी टोटल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। ठीक है, यानी वहाँ विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। अगला सवाल द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सामान्यतः राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त करते हैं या पहले बुलाते हैं, उसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री के शपथ दिलाते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है जो कि राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला सवाल है हु इज ऑथराइज्ड टू ट्रांसफ़र और रिमूव द जज ऑफ वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। एक उच्च न्यायालय से न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने या हटाने का अधिकार किसे है? तो जजों के स्थानांतरण का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से परामर्श करके उनका तबादला या हटाने का निर्णय लेते हैं, जिससे कि स्वतंत्र न्यायपालिका उसे सुनिश्चित किया जा सके। इससे जुड़े प्रावधान अनुच्छेद 222 के अंतर्गत वर्णित है। ठीक है। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो यह है 6 वर्ष या 65 वर्ष। चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में से जो पहले हो उसके आधार पर उन्हें रिटायर किया जाता है। कार्यकाल समाप्त होने पर
जब एक बार कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उनकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती है, पुनर्नियुक्ति नहीं होती है। और इन्हें हटाने की जो प्रक्रिया है वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जैसी है। जो मुख्य चुनाव का आयुक्त हैं उन्हें अगर हटाया जाए तो उन्हें हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के जैसी होती है। अगला सवाल है, द चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं, अन्य चुनाव आयुक्त, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हालांकि इसकी नियुक्ति में मंत्रिपरिषद की सलाह भी ली जाती है, जिससे आयोग चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र रूप से संचालित करता है। अगला सवाल है, ओनली वन कैन बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, ही इज़ द, केवल एक व्यक्ति योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, वह है। तो योजना आयोग जो कि अब बदल चुका है उसका नाम हो गया है नीति आयोग। हालांकि प्रधानमंत्री उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, आर्टिकल 36 to 51 of Indian Constitution mainly deals with directive principle of state policy given in the Constitution। भारत के संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में मुख्य रूप से नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जो हमारे संविधान के भाग 4 में है। नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान के भाग 4 में है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज की व्यवस्था प्रदान करता है? तो पंचायती राज की व्यवस्था आर्टिकल 40 के अंतर्गत वर्णित है, जो कि ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देता है। स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देता है। पंचायती राज को स्थानीय प्रशासन का मूल अधिकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताता है? तो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान के आर्टिकल 51 के अंतर्गत वर्णित है, जिसमें नागरिकों के नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। नैतिक और संवैधानिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। यह संविधान के नागरिकों को जिम्मेदार बनाता है। ठीक है। जो मौलिक कर्तव्य है वह नागरिकों को जिम्मेदार बनाने के लिए लाया गया है। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 51A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ मनी बिल्स। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मनी बिल से संबंधित है? तो मनी बिल्स जो कि आर्टिकल 110 अनुच्छेद 110 में मनी बिल से जुड़े प्रावधान हैं, जिसमें राजस्व, खर्च और वित्तीय प्रस्ताव का विवरण है। यानी पैसे से जुड़े प्रस्ताव मनी बिल के अंतर्गत आते हैं, जो कि लोकसभा में इसकी स्वीकृति लेनी आवश्यक है। लोकसभा में प्रारंभ स्वीकृति आवश्यक है। याद रखिएगा, मनी बिल केवल लोकसभा में ही रखा जाता है। अगला सवाल है, विच अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का कौन सा अनुच्छेद मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? तो यह है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, जिसमें संविधान में व्यापक रूप से बदलाव किए गए। याद रखिएगा, यह सरदार स्वर्णसिंह समिति की अनुशंसा पर की गई थी। स्वर्णसिंह समिति की अनुशंसा पर की गई थी। मौलिक कर्तव्यों को
हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। अगला सवाल है, शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटरी ज्यूरिसडिक्शन। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के नाम और उनके क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो राज्य का नाम और उनका क्षेत्राधिकार हमारे संविधान के अनुसूची 1 में वर्णित है, शेड्यूल 1 में वर्णित है। ठीक है, शेड्यूल 1 में क्या है? स्टेट्स एंड टेरिटरीज। नेक्स्ट है, एज पर द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाउ मेनी लैंग्वेज आर रेफर्ड टू एज शेड्यूल लैंग्वेज। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा गया है? तो वर्तमान में 8th अनुसूची में कितने भाषाएं हैं 8th शेड्यूल में? तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। याद रखिएगा, प्रारंभ में कुल 14 भाषाएं थी। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे जोड़ते हुए अब 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है, शेड्यूल लैंग्वेज कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप ऑफ इमरजेंसी आर इनविसेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में कितने प्रकार के आपात स्थितियों का प्रावधान है? तो हमारे संविधान में मूल रूप से 3 आपात की चर्चा है। 3 आपात है। पहला है राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के अंतर्गत है। दूसरा है राज्य, जो कि आर्टिकल 356 के अंतर्गत आता है। और थर्ड है आर्थिक यानी वित्तीय आपात, यह आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है। किसी संकट या खतरे में विशेष शक्तियाँ जो कि आपात के रूप में आती है और यह केंद्र और राज्य के कार्यों को प्रभावित करती है। ठीक है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन के लिए जाने जाते हैं, जिसमें उन्होंने बाजार और व्यापार और बाजार के सिद्धांतों का वर्णन किया है, जिसमें वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल है, एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कृषि, डेयरी, मछली पालन, यह सभी किस क्षेत्र में आते हैं? तो इसे असंगठित क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। यह प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होते हैं, ठीक है। कृषि, डेयरी और मछली पालन। अगला सवाल है, द डिमांड फॉर ए नॉर्मल गुड इंक्रीज विथ इन द कंज्यूमर्स इनकम। सामान्य वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ बढ़ती है। आय और मांग में सीधा संबंध होता है। व्यय क्षमता बढ़ने पर खरीद बढ़ती है। क्लियर है? विच इज ए बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली की मूल विशेषता क्या है? तो यह कुछ बड़े विक्रेता और कुछ खरीदार। ओलिगोपोली मीन्स होता है विक्रेता और खरीदार का मोनोपोली। किसी खास बड़े विक्रेता का उस पर मोनोपोली हो, यानी इसमें प्रतिस्पर्धा जो है वह सीमित होती है। किसी भी मोनोपोली में प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में ओलिगोपोली कहा जाता है, धनिक तंत्र का वर्चस्व। हु हैड एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया फर्स्ट। भारत में राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने लगाया था?
आसान सा सवाल है। दादा भाई नेहरू जी, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। इन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसमें उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया था और पहली बार राष्ट्रीय आय को पब्लिकली वर्णित किया था। हाउ इज पर कैपिटा इनकम कैलकुलेटेड? प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? तो प्रति व्यक्ति आय या राष्ट्रीय आय के कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है। जितना टोटल राष्ट्रीय आय है उसे जनसंख्या से विभाजित करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। यह किसी भी देश के आर्थिक मापन का एक संकेतक के रूप में कार्य करता है। प्रति व्यक्ति आय। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम व्यक्तिगत उपभोग योग्य आय होती है। क्या होती है? तो व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर, इसे कहते हैं व्यक्तिगत उपभोग योग्य आय। यह कर कटौती के बाद बची राशि होती है। जब कर टैक्स काट लिया जाता है तो कर कटौती के बाद बची राशि होती है। इससे खर्च और बचत की क्षमता बढ़ती है। करेंसी नोट एंड कॉइन्स ऑफ 1 रुपी एंड लोअर डिनोमिनेशन आर इशूड बाय। 1 रुपये और उससे कम मूल्य वर्ग के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो यह वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी करते हैं। आरबीआई केवल उच्च मूल्य वर्ग के नोट जारी करता है। आरबीआई केवल उच्च मूल्य वर्ग के नोट जारी करता है। आरबीआई का काम है मुद्रा प्रबंधन के नियम को लागू करना या मुद्रा का प्रबंधन करना, और छोटे करेंसी नोट्स खास करके 1 रुपी एंड लोअर डिनोमिनेशन को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जारी किया जाता है। द 14th मेजर बैंक्स इन इंडिया वेयर नेशनलाइज इन द ईयर। भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह एक बहुत बड़ी घटना थी। तो यह कब किया गया? तो 14 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बैंकिंग प्रणाली में समानता लाना, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की पहुंच ग्रामीण क्षेत्रों तक लाना, बैंकों के पहुंच को ग्रामीणों तक पहुंचाना था। अगला सवाल है, आरबीआई डज नॉट ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक किस राज्य सरकार का कारोबार नहीं करता है? ऑब्वियस है, जम्मू कश्मीर, जिसे कि संविधान में ही कुछ विशेष प्रावधान प्राप्त किए गए थे। आरबीआई इनके राज्य सरकार का कारोबार नहीं करता है। अन्य राज्यों में आरबीआई ही, अन्य राज्य क्या, पूरे देश में आरबीआई ही बैंकों का नियंत्रण करता है। अगला सवाल है, हु हैज़ द सोल राइट ऑफ इशूइंग करेंसी एक्सेप्ट 1 रुपी कॉइन एंड नोट इन इंडिया। भारत में 1 रुपये के सिक्कों और नोटों को छोड़कर मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? हमने अभी बताया कि यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक के पास है। हालांकि जो छोटे करेंसी हैं, छोटे डिनोमिनेटर के, एक्सेप्ट 1 रुपी कॉइन एंड नोट्स, यह वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इससे पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था। अगला सवाल है, हु डिसाइड रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड बैंक रेट। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या बैंक रेट कौन तय करता है? तो बैंकों का, मैंने पहले ही कहा था, बैंकों का रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट को तय करता है, ताकि बैंकिंग प्रणाली में तरलता, लिक्विडिटी नियंत्रित रहे, साथ ही साथ आर्थिक स्थिरता बनी रहे। तो याद रखिए, आरबीआई इसका राइट आंसर होगा।
Stagflation, stagnation and inflation refers to a situation which is characterized by inflation and rising unemployment। स्टैगफ्लेशन जो कि मंदी और मुद्रास्फीति दोनों की स्थिति को संदर्भित करता है। इससे होता क्या है, तो इससे मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों में वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है, स्टैगफ्लेशन में अर्थव्यवस्था में सुस्ती भी होती है और मूल्य भी वृद्धि होती है, चीज़ों के मूल्य में वृद्धि होती है। हालांकि अर्थव्यवस्था सुस्त होती है, तो इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। यह नीति निर्माण के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है। नीति निर्माण के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द यूनियन गवर्नमेंट इज। केंद्र सरकार के लिए राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत, तो यह है कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स केंद्र सरकार का प्रमुख स्रोत होता है। यह कंपनियों के लाभ पर लिया जाता है, कंपनी के लाभ पर लिया जाता है। बजट और विकास कार्यक्रम के लिए राजस्व जो है वह बड़ी मात्रा में कॉरपोरेट टैक्स से ही आता है। व्हाट बिलोंग्स टू द सेंट्रल टैक्स। केंद्रीय कर में क्या क्या आता है, तो इसके केंद्रीय टैक्स में मुख्य रूप से उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और आयकर प्रमुख होता है, जो केवल इसका संग्रह केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ राज्य कर जो है वह अलग रूप से लिया जाता है। राज्यों का अलग अलग कर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, द बेसिक रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स, सिक्योरिटी एंड स्टॉक मार्केट्स लाइज विद द। म्यूचुअल फंड, प्रतिभूति और स्टॉक मार्केट के लिए मूल नियामक प्राधिकरण किसके पास है, तो यह सेबी के पास है, जिसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। यह म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और सिक्योरिटीज, जिसे हिंदी में प्रतिभूति कहते हैं, उसका नियामक होता है। सेबी निवेशकों के सुरक्षा के लिए भी कार्य करता है, निवेशक की सुरक्षा के लिए भी कार्य करता है। साथ ही साथ जो स्टॉक मार्केट है उसमें पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। MTNL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, कम्स अंडर विच कैटेगरी। MTNL और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड यह नवरत्न कंपनियां हैं। सार्वजनिक उपक्रम कंपनी होती है नवरत्न कंपनी, जिसे ज़्यादा स्वतंत्रता और निवेश की क्षमता मिलती है ताकि उच्च प्रदर्शन और अधिक लाभ को प्राप्त किया जा सके। आगे हम नवरत्न, महारत्न और छोटी नवरत्न कंपनियां होती है, मिनी रत्न 1, 2 होती है। नवरत्न के कई प्रकार होते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अगला सवाल है, इंडियन इकोनॉमी इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें निजी के साथ साथ सरकारी क्षेत्र दोनों का अस्तित्व होता है, जिससे सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास को संतुलन मिलता है। नेक्स्ट है, द फेमस स्लोगन गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी वाज लॉन्च ड्यूरिंग द 5th 5-year प्लान। क्वेश्चन में पूछा गया है गरीबी हटाओ किस 5 वर्षीय योजना के द्वारा लागू किया गया था, तो यह 5th 5-year प्लान के द्वारा लागू किया गया था। यह स्लोगन दिया गया था। 5th 5-year प्लान 1974 से 79 के बीच गरीबी उन्मूलन के लिए चलाया गया था। गरीबी उन्मूलन के लिए चलाया गया था। इसमें कल्याण योजनाओं पर जोर दिया गया था। ठीक है। हर्ट्ज इज द SI यूनिट ऑफ। हर्ट्ज किसकी मात्रक की इकाई है, तो हर्ट्ज की आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। 1 हर्ट्ज बराबर होता है 1 साइकिल पर सेकेंड। विद्युत ध्वनि और रेडियो तरंगों में हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है।
मानव जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को सुन सकता है। ठीक है, अगला सवाल है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या है? तो यह है ओम। ओम्स लॉ, 1 ओम बराबर होता है 1 एम्पियर में 1 वोल्ट का विभव। 1 एम्पियर में 1 वोल्ट का विभव। यह विद्युत सर्किट में धारा और वोल्टेज के बीच संबंध को मापता है। कौन सा है? ओम। तो ये था मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का वीडियो नंबर 9। प्लीज़ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।